गरीबी का आलम ये था कि पैसे का इंतज़ाम के लिए अब मेरे माँ के पास तो जो पैर के उंगली में पहनने वाले बिछिया बोलते हैं, मराठी में उसको जोड़े बोलते हैं, तो वो बेच के 300-400 रुपए लेके मैं पुणे गया था। मेरा काम ये था कि एक तो रूम क्लीन करने का, उसके सामने एक 500 मीटर का कॉरिडोर है, तो एक वेट मॉप होता है और एक ड्राई मॉप होता है। तो ड्राई मॉप से पहले ऐसे क्लीन करना है मुझे, उसके बाद वेट मॉप लेके 500 मीटर पहुंचना है। लेकिन आज उसी के बदौलत लास्ट ईयर हम लोगों ने लगभग 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और इस साल हम लोग पैसा क्या है? कागज के वो टुकड़े जो आपकी ज़रूरत पूरे करते हैं। लेकिन मेरा मानना अलग है। पैसा एक ताकत है जो आपको एक अवधा देता है दूसरे लोगों के साथ समान बैठने का। नमस्कार, मेरा नाम है दादा साहेब भगत। मैं हूँ फाउंडर डिज़ाइन टेम्पलेट डॉट आईओ का। मैं महाराष्ट्र में बीड जिले से हूँ, जो सभी पहचानते हैं जो गन्ना काटने वाले वर्कर्स के लिए। और उसी फैमिली से मैं एक हूँ, जो मेरे माता-पिता गन्ना काटने के लिए 6 महीने अपने खेत में काम करते हैं और 6 महीने दूसरे के खेत में काम करते हैं। और ऐसा क्योंकि हमारे पास बहुत कम ज़मीन और सूखा है। और ये सब बचपन में मैंने देखा है, जब मैं उनके साथ वहाँ पे गन्ना काटने के लिए जाता था। जब मेरी माँ 7th मंथ की प्रेग्नेंट थी, तब भी वो 30-40 किलो का गन्ने का बंच लेके ट्रक में ऊपर लेके जाना है और ये रात हो या दिन हो कभी भी करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत परिस्थिति देखी हुई है मैंने और ऐसे में बचपन थोड़ा आगे चला गया। जब मैं स्कूल में जाने लगा 7-6 स्टैंडर्ड में, तब ऐसा हुआ कि माँ-बाप गन्ना काटने के लिए जाते थे और मैं गाँव में अपने दादा-दादी के पास स्कूल के लिए बैठता था। और ऐसे में कभी स्कूल में सोता था और कभी अपने घर पे। तो जब स्कूल में सोता था, तब हमारे गाँव में एक पेंटर है जो गाँव की दीवारें वगैरह पेंट करते हैं, तो उनसे मैं ड्राइंग सीखता था। मतलब हमारे घर में ऐसा कोई पढ़ाई करो या स्टडी करने का ऐसा कोई ये नहीं था कि आपको क्या करना है, तो जस्ट चल रहा है, चल रहा है। और जैसे-जैसे बड़ा होता गया तो गाँव में जैसे कुएँ खोदने हैं, तो कुआँ खोदने में क्या होता है, एक क्रेन होता है, अंदर उसका एक छोटा छोड़ते हैं और हमें क्या करना है, ब्लास्टिंग होने के बाद वो पूरा पत्थर-वत्थर उसमें क्रेन में भरना है और क्रेन ऊपर आके वो छोड़ता है। या ट्रॉली में मिट्टी भरना है, 4 लोग मिलके ट्रॉली भरते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम करते-करते मेरा 10th कंप्लीट हुआ और 10th के बाद मैंने जो हमारे आस-पास करते थे, मतलब कोई आर्मी के लिए ऐसे कर सकते हैं या बाकी के आईटीआई वगैरह ऐसा था। तो मैंने सोचा कि आईटीआई एक ऐसी चीज़ है, जिसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आईटीआई को एडमिशन लिया, मैं बीड में गया। लेकिन जब बीड में हम लोग आईटीआई कर रहे थे, तो ऐसा था कि पैसे थोड़ा कम होने की वजह से हम लोग जब खाना साथ में बनाते थे, तो हम लोग 7 लोग रूम में रहते थे। आधे लोग सुबह खाना बनाते थे, आधे लोग रात को खाना बनाते। तो ऐसा होता था कि आलू इधर और पानी इधर था और उसमें रोटी मोड़ के खाना है। इसलिए हम लोग क्या करते थे कि जितने भी वेडिंग के डेट्स हैं, वो कैलेंडर में राउंड करते थे और आस-पास देखते थे कितने ये है अपना वेडिंग हॉल है, तो एवरी छुट्टी हम लोग वहाँ पे काम करते थे ताकि एक वक़्त का अच्छा खाना ये करें और एक 70 से 80 रुपए वहाँ से मैं ले सकूँ और हमारा खर्चा निकल जाए। तो इसी में मेरा आईटीआई कंप्लीट हुआ और जैसे आईटीआई कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखा जाए कि अब क्या करें, तो आईटीआई का थोड़ा सर्कल बना था कि हम क्या करें वगैरह। गाँव में गए तो अभी कुछ तो जॉब करना है। उस टाइम पे पता चला कि पुणे में हमें एक टाटा एज़ाकी की कंपनी है, तो वहाँ पे जॉब मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा खर्चा ज़्यादा है कि 300-400 रुपए लग सकते हैं, कम से कम 1 महीना खर्चा ये करना पड़ेगा। तो उस वक़्त मेरे घर पे कोई पैसे का इंतज़ाम नहीं था। जब मुझे पुणे जाना था, तो मैंने माँ से बोला या घर में बोला कि मुझे वहाँ पे 300-400 रुपए खर्च लगेंगे। लेकिन गरीबी का आलम ये था कि पैसे का इंतज़ाम के लिए अब मेरे माँ के पास तो जो पैर के उंगली में पहनने वाले बिछिया बोलते हैं, मराठी में उसको जोड़े बोलते हैं। तो वो बेच के 300-400 रुपए लेके मैं पुणे गया था। और पुणे में टाटा एज़ाकी में मुझे 4000 सैलरी मिलती थी। लेकिन ऐसा देखा कि 4000 में बाद में कुछ होने वाला नहीं है। तो वो यहाँ-वहाँ पूछ रहा था कि और 500 रुपए, 300 रुपए, 1000 रुपए कैसे मेरा सैलरी बढ़े। तो मैं सिक्योरिटी भी बनने के लिए तैयार था, कुछ भी था। तो मेरे एक रिलेटिव इन्फोसिस में जॉब करते थे, वो थे एडमिन।
तो वो बोले कि एक ऐसा काम है तुझे 9,000 सैलरी मिल सकती है, लेकिन काम तुझे ऑफ़िस बॉय का करना पड़ेगा। उसमें तुझे टॉयलेट भी धोना पड़ सकता है, फर्श भी पोंछना पड़ सकता है, हर एक काम तुझे करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने जब वहाँ पे जॉइन किया, तब किसी को गाँव में बोला नहीं कि मैं वहाँ के फर्श पोंछता हूँ। और जब मैं वहाँ पे काम शुरू किया, तो मैं इन्फोसिस में फ़ेज़ 2 में जॉइन हुआ था, जो 1000 रूम का लगभग गेस्ट हाउस है। उसका जो कॉरिडोर है 500 मीटर का है। मेरा काम ये था कि वहाँ के रूम्स को क्लीन करने का, उसके सामने एक 500 मीटर का कॉरिडोर है, तो एक वेट मॉप होता है और एक ड्राई मॉप होता है। तो ड्राई मॉप से पहले ऐसे क्लीन करना है मुझे, उसके बाद वेट मॉप लेके 500 मीटर पोंछना है। तो ये लगभग 7-8 घंटे मुझे रेगुलरली खड़े होके ऐसे काम करना है। और मैं वहाँ पे देखता था कि बहुत सारे लोग ऐसे जस्ट कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं और इतना सारा फ़ोर व्हीलर में आ रहे हैं। तो मेरी ज़िंदगी कहाँ पे जा रही है और एक अलग दुनिया है, वो कहाँ पे जा रहा है। तो मैं ऐसा कुछ क्या कर सकता हूँ कि जो मुझे ये फ़िज़िकल मेहनत से आज़ादी मिले और थोड़े अच्छे पैसे मिल सके। तो मैंने वहाँ पे बहुत पूछा लोगों को कि ऐसा क्या चीज़ है मैं कर सकता हूँ? लेकिन वहाँ पे ऐसा आंसर मिला कि तेरा जस्ट 10th हुआ है, तो तू क्या कर सकता है? 10th पे ये जो टेक्नोलॉजी वाला है तेरे बस की बात नहीं। तो किसी ने सजेशन दिया कि डिज़ाइन एक ऐसी फ़ील्ड है, वहाँ पे एजुकेशन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ऐसा मैंने सर्च किया कि क्या कर सकते हैं, तो मुझे एक डिज़ाइन का इंस्टीट्यूट मिला और वहाँ पे मैंने एडमिशन लेने का तय किया। तो जब मैंने इन्फोसिस में रिक्वेस्ट किया कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने बोला कि तुम नाइट शिफ्ट में काम करो और डे में आप कॉलेज कर सकते हो। जैसे मैं कॉलेज स्टार्ट किया, तो रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक 12 घंटे की मेरी शिफ्ट थी और उसके बाद कॉलेज का एक 4-5 घंटा। तो लगभग 1 डेढ़ साल में सिर्फ़ 3 से 4 घंटे सोता था। और इसके ऐसे पूरा 2 मतलब डेढ़ 2 साल गए और उसके बाद मैं डिज़ाइन का कंप्लीट हुआ और लकीली मुझे मुंबई में एक जॉब लग गया। वो था प्राइम फ़ोकस और वहाँ पे हम लोग हॉलीवुड का तब नार्निया प्रोजेक्ट चल रहा था, तो उसमें मुझे रोटो का काम करना था। तो एक स्टेज आने के बाद मुझे लगा कि अब अपग्रेड होने का बाकी है, क्योंकि वहाँ पे 8-10 घंटे ही काम करते थे हम लोग और बाकी के मुझे लगता था मेरे पास बहुत टाइम है। तो मैं सीखने के लिए शुरुआत किया। तो उसके बाद मैं क्रिएटिव फील्ड में गया, उसके बाद मैं रिलायंस में जॉइन हुआ और रिलायंस में निंजा हथौड़ी या उसके बाद मैंने ट्रांसफॉर्मर रेस्क्यू बोट्स हो गया, उसका सीरीज़ में जो इफेक्ट्स वगैरह बनते हैं, वो क्रिएटिव बहुत अच्छा काम किया एज़ अ सुपरवाइज़र वगैरह। और जब मैं हैदराबाद में गया, तब मैंने देखा कि 1999 में सी प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है, सी प्लस प्लस सीख सकते हो। तब मुझे एक अंदर से थॉट आया कि लोगों ने इतने लाखों रुपए खर्च करके एक डिग्री वगैरह लिए, क्यों ना मेरे पास अभी भी टाइम बचता है, क्योंकि मुझे मेरे पूरे 24 घंटे में से 17-18 घंटे मैं यूटिलाइज़ करता था। तो मेरे पास बहुत टाइम था। तो मैंने सी प्रोग्रामिंग सीख लिया और उससे मुझे आइडिया आ गया कि टेक्नोलॉजी और मेरा डिज़ाइन कैसे मैं कंबाइन कर सकता हूँ। मेरा मानना है कि लर्निंग एक कंटीन्यूअस लाइफ टाइम प्रोसेस है। तो उसी हिसाब से मैंने फिर टेक्नोलॉजी सीखा और टेक्नोलॉजी और कैसे डिज़ाइन को कंबाइन किया जा सकता है। तो मेरे जो कंपनी में मैं जिस कंपनी में काम करता था, तो जो रिपीटेबल काम थे, तो उसको कैसे मैं टेक्नोलॉजी के साथ कैसे ऑटोमेशन में किया जाए। तो मैंने एडोब में बहुत सारे प्लगइन्स बनाए या बहुत सारे स्क्रिप्ट लिखे जिससे ऑटोमेशन में रेंडर हो सके, जिसमें 10 लोगों का काम 4-5 लोग ही कर पाएँ। और ऐसे बहुत सारे काम करता था। तो उस टाइम तक मेरी परिस्थिति लगभग ओके हो गई थी कि तभी थोड़ा गाँव में एक पतरे का घर वगैरह हो गया था और मैंने एक सेकंड हैंड बाइक लिया था। तो जब मैंने बाइक लिया, तो मैं इतना अंदर से खुश था कि कैसे लोगों को दिखा सकूँ, कि गाँव में जाके दिखाऊँ कि यार मैंने कुछ तो ज़िंदगी में उखाड़ा है। तो मैं बाइक की पूजा करने के लिए अपने गाँव लेके गया था। जैसे गाँव में पूजा वगैरह हुई और फर्स्ट टाइम कोई लेता है, तो भगाने का स्पीड वगैरह होता है। तो मैं जब आता था तो 95 का स्पीड देखता था। अरे! 100 के आगे गई है या 95 है। तो जैसे अचानक से एक गाड़ी आगे आ गई और मुझे स्लिप हो गया और पूरा एक साइड से घिस गया था। नसीब हेलमेट वगैरह था, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि तुझे 10 से 15 दिन रेस्ट करना पड़ेगा। और मुझे रेस्ट करना पड़ा और जब उस टाइम पे मेरा था कि मुझे मेरे दिन के 15 घंटे या 18 घंटे यूटिलाइज़ करना है। तब मैंने एक दोस्त का लैपटॉप था मेरे पास, तो लैपटॉप के बैठ के
मैंने जो मेरा काम था उसके ऐसे एसेट्स बनाए और ऑनलाइन अपलोड कर दिए और वो चलता रहा। उसके बाद मैं काम पे गया, मंथली काम चालू हो गया। 2-3 महीने के बाद ऐसा सिचुएशन आ गया कि जो मेरी मंथली सैलरी थी, उससे ज़्यादा ये जो मैंने काम अपलोड किया था उससे आने लगा। और उस वक़्त मुझे पता चला कि अब एक टाइम है कि मुझे खुद का एक कुछ तो क्रिएट करना चाहिए, जो मेरा काम है वो कितने ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सकता है। और मैंने तय किया कि मुझे अब फ्रीलांसिंग करना है। और मैंने जॉब छोड़ दिया और जितने भी मेरे सर्कल वाले थे, जहाँ पे मैंने काम किया था, उनसे काम लिया, ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टफोलियो बनाए और काम चालू किया। और इसमें बहुत सारे लोगों के साथ काम करके पता चला कि इंडिया में अभी जितना भी डिज़ाइन्स हम लोग बना रहे हैं, इसमें जो डिज़ाइन के सॉफ्टवेयर हैं या हम लोग टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे हैं, एसेट्स यूज़ कर रहे हैं, सभी बाहर के हैं। तो क्यों ना हम लोग इंडिया का कोई प्लेटफ़ॉर्म बनाएँ, इंडिया का कोई ऐसा चीज़ बनाएँ। और फिर हम लोगों ने सोचा कि एक डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर बनाते हैं और थोड़ा बहुत रिसर्च किया और लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन था 21 दिन का और 21 दिन में हम लोग गाँव गए और गाँव में जब मैं बैठा था, तब मुझे 21 दिन कोई काम नहीं था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जहाँ से तुम आए हो, तुम्हारे पास रहने के लिए झोपड़ी थी, बाकी सब कुछ नहीं था। तो आज तुम्हारे पास गाड़ी है या इतने अच्छे घर में रहते हो, इसका कुछ तो यूटिलाइज़ करो, जो हम अपने स्टार्टअप के लिए कैसे बना सकें। और वहाँ से मुझे आइडिया आ गया कि कैसे मैं मेरे गाँव के बच्चे लोगों को लेके गाँव में ही कुछ कर सकता हूँ। और वहाँ पे एक सॉल्यूशन के लिए गाँव के पास एक पहाड़ है छोटा-सा, वहाँ पे हम लोगों ने पतरे का शेड बनाया, जहाँ पे काऊ वगैरह आती थी, काऊ भी बाँधते थे और हम लोग दिन-रात वहाँ पे ही रहते थे और जो गाँव के बच्चे थे उनको सिखाया। और एक अच्छा खासा रीच आ गया। हम लोगों को मंथली लगभग 1 लाख यूज़र्स हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आते थे और अभी मुझे लगा कि हाँ, अब हम लोगों ने सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाया है, टीम बनाया, सब कुछ बनाया। और इसके बाद हम लोग लॉकडाउन खुल गया और हम लोग पुणे आ गए। पुणे आने के बाद ऐसा हुआ कि हमारा जो मंथली रेवेन्यू था, वो गया 30,000 पे और हमारा जो सैलरीज़ था वो 3 से साढ़े 3 लाख का था और मेरा कोई इतना बड़ा बैकग्राउंड नहीं था कि वो मैं सबको दे सकूँ, सब सेविंग्स वगैरह खत्म हो गई थी या जो डिज़ाइन से आता था वो भी खत्म हो गया था। तो मैं ऐसा सोचता था कि मेरे पास जो अभी कंप्यूटर्स है या मेरे पास जो गाड़ी है, मेरे पास जो कैमरा है, वो कैसे बेच के मैं इसका कुछ तो करूँ। मतलब क्योंकि रात को नींद नहीं आती। जैसे सुबह हो गया तो सुबह ऐसा लगता था अब आज कुछ तो नया स्टार्टअप करना है, आज कुछ तो नया होगा। सब इवनिंग के बाद लगता था अरे यार सब बेच के मुझे फिर से वो पैसे देने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे थोड़ा सोचा कि मेरा जो मेन यूज़ है जो डिज़ाइन्स का है, क्यों ना थोड़ा टेक्नोलॉजी ज़्यादा बनाने की बजाय एक मार्केट प्लेस बनाया जाए, वहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी थोड़ा कम है। तो हम लोग ने थोड़ा पिवट लिया कि पहले टेक्नोलॉजी बनाए थोड़ा और डिज़ाइन्स बनाए, तो डिज़ाइन का मार्केट प्लेस बनाया। और फिर आज हमारे पूरे दुनिया भर में 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर हैं, जिसमें बहुत सारे वर्ल्ड वाइड लिस्टेड कंपनी या 2000 करोड़ का उनका वैल्यूएशन ऐसे बहुत सारे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, वो हमारे कस्टमर्स हैं। आज हमारे स्टार्टअप के साथ जैसे बहुत सारे इंडिया के डिज़ाइनर्स फिल्मोरा यूज़ करते हैं या इनवीडियो यूज़ करते हैं, तो ये सब हमारे कस्टमर्स हैं। और इसी के साथ जब हमारे शुरुआत हुआ था एक गाँव में पतरे के शेड में एक 4-5 लोगों के साथ, आज हमारी लगभग 25 लोगों की इन हाउस टीम है और 40 से 50 फ्रीलांसर के साथ हम लोग काम करते हैं। आज इंडिया में हम लोग जो डिज़ाइन की इंडस्ट्री देख रहे हैं, इतने सारे डिज़ाइनर्स या डेवलपर्स हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बाहर के कंट्रीज़ के जो सॉफ्टवेयर हो एसेट्स हैं, उसको हर साल 18,000 करोड़ स्पेंड कर रहे हैं। ये हम लोग चाहते हैं कि कैसे मेक इन इंडिया का कुछ बनाया जाए और इसी प्रोडक्ट के थ्रू लास्ट ईयर हम लोगों ने लगभग 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और इस साल हम लोग 10 करोड़ का करने वाले हैं और ये जर्नी हर साल इसी वे से स्केल होती रहेगी। और मैं मानता हूँ कि एक आम आदमी की ज़िंदगी भी एक स्टार्टअप की तरह है। आप अपने लाइफ को आज जो स्टेज पे हो, उसके कैसे 10x या 5x अगले साल इम्प्रूव करते हो, इसी को हम लोग स्टार्टअप बोल सकते हैं। जो जो मैंने शुरुआत में बताया था कि पैसा एक ताकत देता है, तो उसी की तरह आज मैं अपने पिताजी की तरफ देखता हूँ, तो आज अपने गाँव में वो एक काऊ फार्म चला रहे हैं, अपना अच्छा खासा खेत में एक घर बना रहे हैं।
पहले जब बचपन में मेरे जो पिताजी थे एक मज़दूर की तरह काम करते थे किसी के खेत में वगैरह और वहाँ पे लोग उनको "ए पांडु ये कर, वो पांडु वो कर" ऐसे बुलाते थे। आज वही लोग पांडु अन्ना बोलते हैं। तो उनके पास एक जो अन्ना रिस्पेक्ट आया है, मुझे लगता है यही मेरे लाइफ़ का चेंज है। जो मैंने पहले बोला था कि जब मैं पुणे में आया था, तो मेरी माँ की उँगली में जो बिछुड़िया पहनते हैं, वो बेच के ₹300 लेके आया था और उसके सिवा हमारे घर में कोई नहीं था, जिसके थ्रू हम लोग पैसे मुझे मिल सकें। लेकिन आज उसी के बदौलत मेरे माता-पिता को जो घर है, एक अच्छा खासा घर है, मेरे माँ को अच्छी ज्वेलरीज़ है, मेरे पिताजी को एक काऊ का शेड है, जहाँ पे वो गाय पालते हैं और बहुत सारे ऐसे अच्छे उनको फैसिलिटीज़ दी है, जो हम लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे लोग या मेरे जैसे बहुत सारे दादा साहेब हो गए, उनको मैं कैसे एम्प्लॉयमेंट करूँ? इसी के थ्रू मैं ट्राई करूँगा कि कैसे हम लोग डिज़ाइन टेम्पलेट के थ्रू कितने सारे एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर सकते हैं। जब मैं लर्निंग के फेज़ में था मैंने बहुत सारे जैसे वीडियोज़ देखे जो मुझे मोटिवेशन दे और बहुत सारी चीज़ें दिए। तो ये मैंने जोश टॉक पे बहुत सारे देखे हुए हैं और मैं बहुत दिल से आभारी हूँ कि जोश टॉक ने मेरी जो जर्नी है, मुझे यहाँ पे बोलने के लिए मौका दिया है। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।